Hello students. So in the previous lectures we were talking about the breakdown of glucose. Okay, we did talk about glycolysis, we did talk about the Krebs cycle and the electron transport system, then there was shuttle systems. So in this lecture I am going to talk about the alternative pathway जिसके थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सकते हैं. ठीक है. सो आपने एक पाथवे देख रखा है जो नॉर्मली that is used or referred. Okay, but the alternate pathway that is going to be used for the breakdown of glucose, that is known as pentose phosphate pathway. That is known as pentose phosphate pathway कहा जाता है उसे. ठीक है. pentose phosphate pathway. ठीक है. This is the alternative pathway for what? For the breakdown of glucose. The other name is direct oxidative pathway. ठीक है. डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे या फिर इट इज नोन एज दी ग्लाइकोलाइटिक शंट पाथवे. बिकॉज यू रिफर अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स, तो मे बी कहीं पे कुछ और नाम लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको सब बता देता हूं. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लाइकोलाइटिक शंट पाथवे. ठीक है. और भी नाम है, दैट इज इट इज नोन एज दी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMS. इट इज नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMS भी कहा जाता है. ठीक है. या फिर इट इज नोन एज दी वॉरबर्ग लिपमैन डिकिन साइकिल. इट इज नोन एज Warburg, Lippmann and Dickens cycle. ठीक है. So this is termed as PPP pathway. ठीक है. या फिर इट इज नोन एज HMS pathway. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड जब ये टर्म्स आए तो दे आर ऑल दी सेम टर्म्स विच आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी दी ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर breakdown of glucose. Alternative pathway for breakdown of glucose. ठीक है. Now what are the events that are going to take place? जो ग्लाइकोलाइसिस या फिर जो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस देखा आगे, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल उनके साथ मैच होगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट अकर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है. मतलब जैसे कि आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट में भी था, यूकैरियोट्स में भी था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है. कौन सा? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. फिर इट आल्सो अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट. साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. ठीक है. बट ग्लाइकोलाइसिस टाइप कोई प्रोसेस नहीं है. ग्लाइकोलाइसिस इज एब्सेंट. इलेक्ट्रॉन, अच्छा, क्रेब्स साइकिल भी यहां पे एब्सेंट है. ठीक है. और जो आप बनाते थे NADH2,
बनाया था ना आपने, आगे जितने भी प्रोसेस देखे वहां पे आप NADH2 बना रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। आपको NADH2 क्या दे रहा था, आपको ATP बना के दे रहा था, 3 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो NADH2 भी वाले पाथवे में क्या है, एब्सेंट है। तो यार फिर एनर्जी कहां से निकालेंगे? तो इस पाथवे का मेन पर्पस एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं इस पाथवे का मेन काम क्या है, आगे देखते हैं। तो NADH2 एब्सेंट है, बट यहां पे एक दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, दैट इज NADPH2, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं NADPH2 इज प्रेजेंट। तो जैसे कि ये NADH2 3 ATP देता था, उसी तरीके से जो NADPH2 है ये भी 3 ATP देने वाला है, ठीक है। सो NADPH2 इज प्रेजेंट, और सबस्ट्रेट जो इस पाथवे में यूज में आता है, ठीक है, सबस्ट्रेट जो इस पाथवे में यूज में आएगा दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज सबस्ट्रेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे सबस्ट्रेट का काम करेगा। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स कि यार प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है, यूकैरियोट्स में भी हो रहा है, साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में भी हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एब्सेंट, Krebs cycle absent, NADH2 absent, NADPH2 is present, ठीक है। जैसे NADH2 आपको 3 ATP देता था, ये भी आपको 3 ATP देगा। और जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। द सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सो नाउ विल गो टू द होल प्रोसेस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ओके। Okay, so now the substrate is glucose 6 phosphate, ठीक है। तो now the glucose 6 phosphate, obviously it's coming from the glucose, ठीक है। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर उसकी बात करते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन मतलब इसमें से H+ रिलीज होगा। तो यहां पे जो H+ का एक्सेप्टर है दैट इज गोइंग टू बी NADP+। द एक्सेप्टर इज NADP+ and it accepts the H+ and forms NADPH2. It forms NADPH2. The first step जो है that is glucose 6 phosphate is undergoing what? It is undergoing the process of reduction and forming NADPH2, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। तो जो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या लिखे? तो एंजाइम का नाम लिखते हैं, एंजाइम का नाम, लेट्स पुट इट ऑन द आउटर साइड, ठीक है। सो एंजाइम का नाम मैं लिखता हूं, द नेम ऑफ द एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 phosphate dehydrogenase, this is the name of the enzyme, ठीक है। So when glucose 6 phosphate undergoes reduction in presence of glucose 6 phosphate dehydrogenase, जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है 6-phosphogluconolactone। 6-phosphogluconolactone बनता है, ठीक है।
अब इस 6-phosphoglucanolactone इट अंडरगोज, इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, there is addition of water molecule, okay, and with the help of the enzyme lactonase, with the help of the enzyme lactonase, this 6-phosphoglucanolactone is converted into 6-phosphogluconic acid. 6-phosphogluconic acid. ठीक है, अभी कार्बन नंबर की अगर मैं बात करूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, दिस इज 6 कार्बन, मैंने कहीं पे CO2 नहीं निकाला है, कार्बन नहीं निकाला, तो ये भी 6 कार्बन है। आपको याद रखना है इस प्रोसेस के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ATP, वो तो आपको पता ही है, आपने ग्लाइकोलाइसिस वाले उसमें देखा था। ठीक है, दिस इज नॉट द होल ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज सम पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन से यहाँ पे भी जो कंपाउंड बना है, दिस इज गोइंग टू बी 6 कार्बन, क्योंकि मैं कहीं पे भी CO2 या कार्बन को रिलीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज बनेगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द 6 कार्बन कंपाउंड, बिकॉज देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनीवेयर अप टिल हियर। नाउ 6-phosphogluconic acid undergoes डीकार्बोक्साइलेशन। क्या होता है? डीकार्बोक्साइलेशन होता है। तो जब डीकार्बोक्साइलेशन होगा उस टाइम पे डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, हाइड्रोजन भी बाहर आएगा। तो क्या हो रहा है? देयर इज रिलीज ऑफ CO2। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि जो कंपाउंड बनेगा इट इज नॉट गोइंग टू बी 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज गोइंग टू बी 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे हाइड्रोजन भी बाहर आएगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर आएगा तो इस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है? सो एक्सेप्टर इज NAD+। ओके, तो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूं, NAD+, से NADPH2। ठीक है, जो एंजाइम यहां पे यूज में आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6-phosphogluconate dehydrogenase। बाहर की तरफ लिखिएगा 6-phosphogluconate dehydrogenase। डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कार्बोक्साइलेशन हो रहा है। ओके, डीकार्बोक्साइलेशन हो रहा है, और उसी के साथ एक और चीज क्या हो रही है, यहां से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है ना? तो ऑल टुगेदर वी कैन टर्म इट एज व्हाट? कार्बोक्साइलेशन, डीकार्बोक्साइलेशन भी हो रहा है, और जो 6-phosphogluconic एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज द हाइड्रोजन इज कमिंग आउट। सो दिस स्टेप कैन बी टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन। We can term this step as, let's name this step, this is step number 1, this is 2, this is 3. So जो third step है that is oxidative decarboxylation। Oxidative ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्साइलेशन बोला मैंने? क्योंकि आपका जो फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है उसमें से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, दैट इज इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज द CO2 इज कमिंग आउट, सो इट इज नोन एज डीकार्बोक्साइलेशन। ठीक है, सो जो कंपाउंड अब बनेगा दैट इज नोन एज रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज रिबुलोज मोनोफॉस्फेट, RUMP। रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन था, एक CO2 रिलीज हो गया, सो दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, मतलब मैंने यहां से एक ग्लूकोज को लेके मैं जब तक यहां आया तो मैंने यहां पे एक CO2 के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। मतलब अगर इस प्रोसेस को मैं 6 टाइम्स रिपीट करता हूं
तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इफ इन वन टाइम 1 CO2 is taken out from glucose, so if I repeat this pathway for 6 times, that means 6 CO2 are taken out, that is 6 glucose is broken, one molecule of glucose is broken down. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 6 6 6, ठीक है। तो when this process is repeated 6 times, तो there is breakage of one molecule of glucose, तो यहाँ पे 6 CO2, तो 6 CO2 मतलब C6, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा जब मैं इस पाथवे को 6 बार रिपीट करूंगा। कितनी बार रिपीट करूंगा, 6 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी मैं इसको और आगे ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। नाउ क्योंकि इसके आगे का ज्यादा नीट में पूछा नहीं जाता है, द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दिस वन जो आपको याद रखना है। बट मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूं कि जब ये प्रोसेस और रिपीट किया जाएगा, व्हेन दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड अगेन, देयर आर सम इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड, ठीक है। देयर आर सम इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड, जैसे कि इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, there are some intermediates formed, that is erythrose 4 phosphate, xylulose 5 phosphate, xylulose 5 phosphate, ribose 5 phosphate, ribose 5 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, and pseudohaptolose and pseudohaptolose 7 phosphate, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द इंटरमीडिएट्स विच आर गोइंग टू बी फाउंड, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है। वन इज इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, xylulose 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड pseudohaptolose 7 फॉस्फेट। तो यहां से यहां तक जब तक जाएगा तो ये सब इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। एक साइकिल में एक CO2 बाहर आया, एक CO2 का फिक्सेशन हुआ, या आई एम सॉरी फिक्सेशन नहीं बोल सकते, एक CO2 निकला ग्लूकोज में से। द इंटेंशन इज टू ब्रेक डाउन दिस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एक CO2 बाहर आ गया, तो इस ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, है ना। तो 6 कार्बन को अगर बाहर निकालना है, मतलब पूरा के पूरा ग्लूकोज तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो ये प्रोसेस को 6 बार रिपीट करेंगे। मतलब 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, 6 CO2 एंड 6 रिबलोस मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिंपल एंड इजी। नाउ जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार इस प्रोसेस का मेन इंटेंशन एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है, कुछ और है। वो क्या है, लेट्स सी। एनर्जी की अगर बात करें तो इस प्रोसेस के थ्रू कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो अगर आप देखो यहां पे NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपन लिखते हैं यहां पे ब्रेक डाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो अभी आपने देखा अपने कितने NADH2 बनाए,
एक NADH2 एक पाथवे में 2 NADH2 बन रहे थे, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सो 2 NADH2 है, तो अगर 6 बार रिपीट कर रहे हैं तो 1 CO2, 1 कार्बन को ब्रेक करने के लिए ग्लूकोज में से 2 NADPH2 प्रोड्यूस्ड। तो 6 कार्बन मतलब पूरा की पूरा ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें से कितने मिलेंगे? सो दैट इज गोइंग टू बी 12 NADPH2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। सो 12 NADPH2 बनाएंगे, मतलब एक से अपन को मिलते 3 ATP। सो 12 NADPH2 से कितने मिलेंगे? 36 ATP मिलेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? विल गेट दी 36 ATP। Simple and easy. So let's move ahead. So now the main concern is not the production of energy. तो concern क्या है? So let's put down the significance of pentose phosphate pathway. What is the significance? Significance of पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंस में मेंशन करूंगा, दैट इज फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये कहां पे होगा? तो दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दी मेमोरी ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरी, फैट सेल्स जिसे एडिपोस कहा जाता है, लीवर, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे काम में आता है, ठीक है। और आपको याद रखना, इट इज एब्सेंट इन the skeletal muscles. It is absent in the skeletal muscle. ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक सिग्निफिकेंस ये है कि फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस के फॉर्मेशन में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे काम में आएगा। और ये चीजों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो मेमोरी ग्लैंड में होता है, टेस्टिस में होता है, ओवरी में होता है, एडिपोस सेल्स में होता है और लिवर में होता है। दूसरा सिग्निफिकेंस अगर देखिए, दैट इज intermediates are used as the precursor for synthesis of various compounds. Intermediates जो अपन ने लिखे थे are used as precursor of various कंपाउंड्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आपने आगे लिखा था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, तो ये किस चीज के सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट हेल्प्स
let's not put the word help, let's put it as erythrose 4-phosphate is a precursor. प्रीकर्सर मतलब किन चीजों को बनाएगा? प्रीकर्सर ऑफ लिग्निन, ऑक्सीन, ऑक्सीन आपको पता है इट्स अ फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, ठीक है। देन फाइटो प्रीकर्सर है किसका? लिग्निन का है, ऑक्सीन का है, फिनोलिक कंपाउंड्स है। इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ phenolic compounds, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो जो भी चीजें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में बनेगी, दे आर गोइंग टू सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर लिग्निन। अगर इसकी मैं बात करता हूं यार, ये चीज की सबकी बात नहीं कर रहा हूं, खाली इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट की अगर बात करूं तो वो काम कर रहा है एज अ प्रीकर्सर फॉर लिग्निन, ऑक्सीन एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बनाया रिबुलोज 5-फॉस्फेट, रिबुलोज 5-फॉस्फेट भी बना था। तो ये जो रिबुलोज 5-फॉस्फेट है ये काम कर रहा है एज अ प्रीकर्सर फॉर ATP and nucleic acid. It is working as a precursor for ATP and nucleic acid, while erythrose 4-phosphate is working as a precursor for lignin, oxine and phenolic compounds. तो आप देखो काफी सारे, अभी तो मैंने 2 इंटरमीडिएट्स की ही बात करी, काफी सारे इंटरमीडिएट्स बने थे ना, तो वो भी काफी सारी अलग अलग चीजें बनाने वाले, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि यार एटीपी प्रोडक्शन ही मेन कंसर्न नहीं है, यहाँ पे काफी सारे न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, प्लस फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस भी था। एक और चीज है, थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, protects the cell from, third, protects the cell from oxidative damage। किस तरीके से कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल को कैसे बचाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल होता है उसके अंदर जो एक ऑर्गेनल होता है पेरोक्सीसोम, इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर सकता है? इट कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। H2O2 which is present in the cell, what can it do? It can perform oxidation of lipid, किसका part? Lipid is a part of the cell membrane, lipid, protein and DNA, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स आर दी पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो H2O2 क्या करेगा? लिपिड और प्रोटीन का अगर ऑक्सीडेशन कर देता है तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई तो सेल भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। प्लस ये डीएनए को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है, डीएनए को भी डैमेज कर रहा है। तो इससे बचाना पड़ेगा, इस चीज से आपको सेल को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल को इससे कैसे बचाएंगे? H2O2 से कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक एंजाइम है दैट इज ग्लूटाथियोन हाइड्रोक्सीडेज। देयर इज अ एंजाइम नोन एज ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ध्यान से सुनना है लास्ट स्टेप।
दिस इज द एंजाइम ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ये क्या करता है, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर। इसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे जो हाइड्रोजन डोनर है, अगर इस चीज को आप क्या कर रहे हो, आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, देयर इज रिडक्शन गोइंग। आर यू गेटिंग इट? देयर इज रिडक्शन गोइंग। रिडक्शन आपको पता है ना? तो रिडक्शन के लिए यहां पे जो हाइड्रोजन डोनर है, वो हाइड्रोजन डोनर कौन है? दैट इज ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन दैट इज इन द रिड्यूस स्टेट। रिड्यूस स्टेट का मतलब क्या होता है? इट हैज H+। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना H+ डोनेट कर देगा, किसको? H2O2 को डोनेट कर देगा। तो जब ग्लूटाथियोन अपने रिड्यूस स्टेट में था और अपने H+ को डोनेट करता है H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो वो खुद कौन से स्टेट में आ जाएगा? रिड्यूस स्टेट में से वो आ जाएगा ऑक्सीडाइज स्टेट में। मैं लिखता हूं ग्लूटाथियोन ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया। तो जो H+ था वो H+ यहां पे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, H+ यहां पे एक्सेप्ट हो गया और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने ये जो हार्म होता सेल को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H2O2, वो आपने क्या कर दिया? रोक दिया, बिकॉज ऑफ दिस H+ डोनर। अब ये जो H+ डोनर है, इसके पास H+ कहां से आया? इसने अपना H+ दे दिया H2O2 को, बट इसके पास भी तो H+ कहीं से आया होगा। तो इसको H+ कहां से मिलता है? तो ये H+ आता है, ध्यान से सुनना, NADPH2 से। कहां से आता है? NADPH2 से। और NADPH2 कहां से आता है? NADPH2 आता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, जो बनाए थे NADPH2, वो NADPH2 यहां पे काम में आएंगे और वो क्या करेंगे? वो इसको रिड्यूस स्टेट में पहुंचा देंगे। किसको? ग्लूटाथियोन को रिड्यूस स्टेट में पहुंचा देंगे और फिर ग्लूटाथियोन उस H+ को डोनेट कर देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और खुद आ जाएगा ऑक्सीडाइज स्टेट में। ठीक है, तो जो H+ था, जो प्रोड्यूस हुआ था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, जिसको ट्रैप किया NADPH2 के फॉर्म में, उस NADPH2 ने पहले किसको रिड्यूस किया? पहले किसको रिड्यूस किया? ग्लूटाथियोन को रिड्यूस किया। और फिर उस ग्लूटाथियोन ने किसको रिड्यूस किया? उसने H2O2 को रिड्यूस किया। ठीक है, जिससे वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अगर H2O2 बना रहता सेल के अंदर तो क्या हो जाता? आपके सेल की डेथ हो जाती। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे NADH2 is very important. NADPH2 is very important. ठीक है, and that is produced through pentose phosphate pathway. अब आपको याद होना चाहिए कि अभी जो अपने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे देखा, वहां पे मैंने एक एंजाइम की बात करी जो स्टार्टिंग वाले स्टेप में यूज में आ रहा था। उसका नाम क्या था? इट वाज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। मतलब अगर ये NADPH2 का फॉर्मेशन करवाना है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये चीज बनेगी, ये रिड्यूस होगा और ये रिड्यूस होके यहां पे वाटर बनाएगा। ठीक है, बट अगर वो एंजाइम एब्सेंट है, इफ दैट एंजाइम इज एब्सेंट, इफ जो एंजाइम NADPH2 का फॉर्मेशन कर रहा था, अगर वो एंजाइम एब्सेंट है, मतलब NADPH2 नहीं बनेगा, और NADPH2 नहीं बनेगा मतलब सेल के ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे H2O2 को फ्रॉम परफॉर्मिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड DNA ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या नाम था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस वाज द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की अगर डेफिशिएंसी है,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की अगर बॉडी में डिफिशियंसी है, द बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट, तो क्या होगा, H2O2 का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। पहले मैं लिखता हूं NADPH2 का प्रोपोर्शन कम होगा, जिसकी वजह से किसका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, किसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, H2O2 का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। और अगर H2O2 का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है तो क्या होगा, ब्रेकडाउन, क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, किसका, सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज, of cell increases. Oxidative damage of the cell increases if the amount of H2O2 in the cell increases. Okay, H2O2 would cause toxicity. तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है सेल के अंदर, और ये टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम, बिकॉज ये एंजाइम एब्सेंट था। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होता तो NADPH2 बनता, NADPH2 बनता तो H2O2 से क्या बनता, वाटर बनता, और ये प्रोसेस नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, NADPH2 नहीं बन पा रहा है, और H2O2 का प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल की ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया। नाउ अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी, इन लोगों को दे शुड प्रिवेंट कंज्यूमिंग फाबा बीन्स, फिर सल्फा ड्रग्स, एंड प्राइमाक्विन। ठीक है, फावा बीन्स में कंपोनेंट होता है जिसे कहा जाता है डिविसिन। द कंपोनेंट इज नोन एज डिविसिन। और मैं ये बोल रहा हूं कि जो पर्सन सफर करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी से, should not consume fava beans, sulfur drugs and primaquine. ठीक है, क्यों, बिकॉज they produce H2O। समझ में आया। नॉर्मली भी इनकी बॉडी में, जिनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, H2O2 का प्रोपोर्शन तो ज्यादा ही है, H2O2 कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है वाटर में। ऊपर से अगर ये लोग फाबा बीन्स है, सल्फा ड्रग्स है या फिर प्रिमाक्विन कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ये चीजें भी H2O2 बनाती है। तो ऑलरेडी H2O2 का तो ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, वाटर नहीं बन पा रहा है, ऊपर से आप और ऐसी चीजें खाते हो जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो आप सोच लो कि आपके सेल को कितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें अवॉइड करनी है उन लोगों को जिनकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी में H2O2 का कन्वर्जन वाटर में नहीं हो पाएगा और आपका सेल को क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जिनके पास इसकी डेफिशिएंसी है उनके सेल्स क्या कर रहे हैं, देयर सेल्स आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव डैमेज, तो सेल डैमेज हो जाएगा। तो एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया, और मलेरिया का जो पैरासाइट है वो पैरासाइट आरबीसी के अंदर रहता है। बट यहां पे तो क्या हो रहा है,
इसकी वजह से सेल डैमेज हो रहा है, तो वो पैरासाइट सेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू डी ऑक्सीडेटिव डैमेज. तो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनस डेफिशिएंसी, यहां पे लिख देता हूं, will not suffer from मलेरिया. वो कभी भी मलेरिया से सफर नहीं करेगा, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट है, ओके, वो पैरासाइट सेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है सेल के साथ, बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शंस ऑफ H2O2. ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है. सो जो जिनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी, उनको ये चीजें कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजों का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2O2 प्रोड्यूस करेंगे, और ऑलरेडी आपके पास तो एंजाइम है ही नहीं जो H2O2 को कन्वर्ट कर सके इनटू वाटर, तो आपके सेल को डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है. ठीक है, एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, उसको कभी मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो सेल्स में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, नाउ अगर फैट का ब्रेकडाउन भी यहां पे देख ले, सो आपने देखा था फैट्स को दो में, एक तो फैटी एसिड है और दूसरा क्या है, ग्लाइसेरॉल है. ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड. दिस ग्लाइसेरॉल is converted into डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये आपने आगे देखा था, और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से क्या फिर क्या बनाया जाएगा, PgAl बनाया जाएगा. क्या बनाया जाएगा, PgAl. ओके, और एक एग्जांपल PgAl का ले तो दैट इज स्टेरिक एसिड, दैट इज स्टेरिक एसिड. ठीक है, स्टेरिक एसिड कंटेन्स 18 कार्बन. कितने कार्बन है स्टेरिक एसिड के पास, 18 कार्बन है. ठीक है, फैटी एसिड का जब फर्दर कन्वर्जन किया जाएगा, फर्दर ब्रेकडाउन किया जाएगा, तो यहां पे जो प्रोसेस होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन. क्या कहा जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है. तो पहले तो फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थायोकाइनेस. इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थायोकाइनेस, एंड यहां पे कोएंजाइम ए ऐड किया जाएगा, को ऐड किया जाएगा. ठीक है, एंड यहां पे 2 ATP यूज किए जाएंगे इस प्रोसेस में. 2 ATP, तो मतलब मैं ATP से अगर AMP बना रहा हूं, मतलब 2 ATP यूज हो गए. ATP एक बार यूज होगा तो बनता है ADP. ठीक है, और ATP अगर 2 बार यूज होता तो बनता है मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है. ट्राइफॉस्फेट में से आपने एक फॉस्फेट निकाला तो डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकाले तो मोनोफॉस्फेट. तो यहाँ पे ATP से क्या बना है, AMP बना, मतलब कितने ATP यूज हुए, 2 ATP यूज हुए. ठीक है, तो ये आपने क्या किया, फैटी एसिड को एक्टिवेट किया. ओके, तो यहां पे बनेगा एसाइल कोए. देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कोए का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, समझ में आया. अब ये जो एसाइल कोए है,
तो इसका अगर एक एग्जांपल अपन ले ले तो दिस इज पाल्मिटॉइल कोए, आप इसको पाल्मिटॉइल कोए बोल सकते हो, या फिर फैटी एसिड का एक एग्जांपल मैं लूं तो फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मेटिक एसिड। क्या एग्जांपल है? पाल्मेटिक एसिड। कौन सा एसिड है? पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड का जब आप एक्टिवेशन करोगे तो पाल्मेटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाल्मिटॉइल कोए, जैसे एसाइल कोए ना, वैसे दिस इज गोइंग टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाल्मिटॉइल कोए। क्या बनेगा? पाल्मिटॉइल कोए। और ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया, दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस? बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब फैटी एसिड्स को जब आप एक्टिवेट करोगे द प्रोसेस नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सो जो पाल्मेटिक एसिड है, जैसे स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का है, तो जो पाल्मेटिक एसिड है ये 16 कार्बन का है। क्या है? 16 कार्बन का है, ठीक है। नाउ एसाइल कोए से दिस इज ऑल्सो 16 कार्बन। काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं, अब उन प्रोसेस को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, आई विल सिंपल कम अप टू द एंड प्रोडक्ट। तो यहां पे एक कंपाउंड बनेगा। फर्स्ट यहां पे होता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ FADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, कोई कंपाउंड बनता है, आप उसका नाम चलेगा, आपको याद रखना नहीं है। एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ये जो कंपाउंड बनेगा, दिस कंपाउंड इज एडेड विद वाटर। इतना डिटेल में अपन इसको नहीं देखेंगे। वाटर से ऐड करोगे तो एक और कंपाउंड बनेगा। लेट्स से दैट कंपाउंड इज कंपाउंड Y। और उस कंपाउंड को फिर से क्या करेंगे? उस कंपाउंड को फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे। तो मिलेगा NADPH2, ठीक है। और जो प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा दैट इज एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए अगर आपको याद आया हो, किस काम में आ रहा था? एसिटाइल कोए अगर आपको याद में आ रहा हो तो किस काम में आ रहा था? रिकॉल करो। एसिटाइल कोए आपने पहले पढ़ रखा है आगे वाले स्टेप्स में, और मुझे मैसेज करना जब भी आपको रिकॉल हो जाए कि एसिटाइल कोए किस काम में आ रहा था, ड्रॉप मी अ मैसेज, ठीक है। एसिटाइल कोए बना, ये कितने कार्बन का है? 16 कार्बन का है। जो एसिटाइल कोए बनता है इट इज 2 कार्बन, इट इज 2 कार्बन, ठीक है। समझ में आ गया? स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का है, फैटी एसिड पाल्मेटिक एसिड जो है 16 कार्बन का है, उसका फर्दर प्रोसेस हुआ और क्या बना? अच्छा, ये जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था दिस इज एक्चुअली द एक्टिवेशन, this is activation, and this is what? This is actually the beta oxidation. This is actually the beta oxidation, ठीक है। Is it clear? इतना समझ में आ रहा है? So इतना जो प्रोसेस था एक्टिवेशन साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी का प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एसिटाइल कोए का पार्टिसिपेशन आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखना। अब अगर पाल्मेटिक एसिड से बन रहा है एसिटाइल कोए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो अगर मैं पूरा पाल्मेटिक एसिड ब्रेक कर देता हूं तो मुझे कितने एसिटाइल कोए मिलेंगे? इफ आई ब्रेक डाउन दी होल पाल्मेटिक एसिड, तो ये प्रोसेस मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? दिस साइकिल हैज टू बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? सो दिस साइकिल 7
cycles are required for formation of एक साइकिल से एक एसिटाइल कोई मिला तो 7 साइकिल परफॉर्म करेंगे तो कितना मिलेगा 8 एसिटाइल कोए मिलेगा। आई होप दैट इज करेक्ट। 8 एसिटाइल कोए मिलेगा, ठीक है। तो अगर 8 एसिटाइल कोए मिल रहा है तो एक एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन में अपन ने एक FADH2 बनाया, एक NADPH2 बनाया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं फिलहाल। तो 7 साइकिल्स है तो 7 NADH2 एंड 7 FADH2 मिलेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट 7 into 3 we'll put it here. 7 cycles would give me 8 acetyl CoA, ठीक है। एक साइकिल से एक एसिटाइल कोए तो 7 साइकिल से 7 एसिटाइल कोए। तो हाउ मेनी NADPH2? 7 NADPH2 and 7 FADH2, ठीक है। सो 7 3s क्योंकि 1 से 3 मिलता है, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 21 ATP and this is going to give me 14 ATP, ठीक है। क्लियर है? तो साइकिल कितनी बार रिपीट होने वाली है? एक प्रोसेस में एक बार में आपने एक यहां पे बनाया NADPH2 और यहां पे बनाया FADH2 एक टाइम पे, ठीक है। क्लियर है? सो कितना हुआ यहां पे? दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 4, तो टोटल हो गया 5, ठीक है। और इस साइकिल को आप कितनी बार परफॉर्म करोगे? द साइकिल हैज टू बी परफॉर्म्ड 7 टाइम्स, ठीक है। इसको आप 7 बार परफॉर्म करोगे तब जाके आपको 8 एसिटाइल कोई मिलेगा। तो 7 टाइम्स परफॉर्म करोगे तो 7 NADPH2 एंड 7 FADH2 आपको मिलेंगे, ठीक है। सिंपल एंड इजी, क्लियर है? नाउ यहां पे आप एक और चीज यूज कर सकते हो। वी कैन यूज अ फॉर्मूला टू डायरेक्टली फाइंड आउट कि कितने एसिटाइल कोए मिलेंगे और कितने NADPH2 मिलेंगे और कितने FADH2 मिलेंगे जब आप उसका ब्रेकडाउन करोगे। तो जैसे कि इट्स अ फैटी एसिड, तो आपको देखना है कितने कार्बन का कंपाउंड है। 16 कार्बन का कंपाउंड है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा नंबर ऑफ एसिटाइल कोए फाइंड आउट करने के लिए n/2। सो दैट इज n/2 इज 16/2, सो दैट इज 8 एसिटाइल कोए। दिख गया यहाँ पे, दिस इज 8 एसिटाइल कोए, ठीक है। अगर आपको ढूंढना है कि NADPH2 कितने मिलेंगे तो आप लिखो n/2 - 1। सो n/2 - 1 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? तो ये आपका आ जाएगा 7 NADPH2, ठीक है। और दूसरा n/2 सेम फॉर्मूला टू फाइंड आउट फॉर द FADH2, तो वो कितना हो जाएगा? वो भी आ जाएगा 7 FADH2, 7 FADH2, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि NADPH2 कितने बनेंगे, 7 FADH2 कितने बनेंगे अगर 16 कार्बन का कंपाउंड है तो, ठीक है। तो मैंने एक और एसिड लिखा था, दैट वाज स्टेरिक एसिड, ठीक है। अगर स्टेरिक एसिड की अपन बात करें
तो स्टेरिक एसिड के केस में कितने एसिटाइल कोए बनेंगे? तो स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन है? अभी अपन लिखा था 18 कार्बन है। सो फॉर्मूला के हिसाब से 8/2 अगर मैं करूं तो कितना मिलेगा? सॉरी 18/2 करें तो कितना मिलेगा? सो 9 मिलेगा। सो 9 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा। तो अगर 9 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन है तो NADPH2 कितने बनेंगे? तो NADPH2 बनेंगे 8 NADPH2 एंड 8 FADH2। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 8 into 3 and 8 into 3, तो जो भी आपका आंसर है दैट इज द नंबर ऑफ ATPs, सॉरी यस दैट इज द नंबर ऑफ ATPs यू ऑब्टेन व्हेन यू ब्रेक डाउन द स्टेरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है द नंबर ऑफ ATPs वी ऑब्टेन व्हेन वी ब्रेक डाउन द पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? N/2 से आप पता लगा सकते हो कि कितने एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एंड N/2 - 1 से आप पता लगा सकते हो कि कितने NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस वाज होल अबाउट द टॉपिक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जहां पे आपने ग्लूकोज का एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देखा, आपने फैट्स का भी ब्रेकडाउन देख लिया। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कितने एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होने वाला है। N/2 इज द फॉर्मूला, N/2 - 1 इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कि कितने NADPH2 का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, वी डिड टॉक अबाउट कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनेंगे और इंटरमीडिएट्स क्या प्रोडक्ट्स बनाने वाले, एंड वी ऑल्सो डिड टॉक अबाउट कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर और जिसके हायर प्रोपोर्शन की वजह से क्या हो सकता है, सेल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसको किस तरीके से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रिवेंट करता है। क्योंकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या बनाता है? वो बनाता है NADPH2, और वो NADPH2 डोनेट करता है अपना H+, ठीक है, किसको? ग्लूटाथियोन को, और ग्लूटाथियोन कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटाथियोन अपने रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, और फिर ग्लूटाथियोन अपने रिड्यूस फॉर्म में से हाइड्रोजन डोनेट करता है किसको? इट डोनेट्स इट टू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और फिर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। सो दिस वे यू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में मैंने जो भी बातें करी है दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, सो मेक श्योर आप उन्हें अच्छे से समझो। मे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सो आप वो लेक्चर को गो थ्रू करो 1-2 बार। अगर फिर भी कंफ्यूजन कंटिन्यू होता है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। ओके, मैं आपको कॉल बैक करके आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, क्लियर है? सो मेक श्योर यू मेक द नोट्स प्रॉपर्ली, और जब भी आपकी नोट्स बन जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। जितने भी लेक्चर्स प्रीवियस हो चुके हैं, उस प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बात करी थी कि आपको जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 5 टाइम्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, क्रैब साइकिल है वो 5 टाइम्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 5 टाइम्स लिख के आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। किसी ने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया है, ठीक है। प्लस आज के लेक्चर में जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हुआ, ओके, वो भी आपको 5 टाइम्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। सो मेक श्योर करो कि आप जब भी ये लेक्चर देखो, जो बाकी की चीजें हैं आपको व्हाट्सएप करना, प्लस अलॉन्ग विद द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. In the next lecture, we'll move ahead and talk about the new details regarding the chapter. Thank you.